अंतरिक्ष हमेशा से हम इंसानों के लिए एक फैसिनेशन रहा है। बिल्कुल। है ना? एक अंतहीन आकाश, सपनों का। बिल्कुल। और भारत के लिए तो ये सपना कई दशकों की मेहनत के बाद चंद्रयान मिशन के साथ हकीकत के बहुत करीब आ गया। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है, चंद्रयान, भारत के अंतरिक्ष सपनों की उड़ान। और हम देखेंगे कि ये स्रोत इस पूरी यात्रा के बारे में क्या कहता है, इसके क्या मायने निकालता है। जी। स्रोत में एक बात पर बहुत जोर है कि वो जो दिन था, स्पेस डे, जब चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की, वो सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट का दिन नहीं था। सही कहा। उस दिन भारत ने सिर्फ एक लैंडर और रोवर को चांद पर नहीं उतारा, बल्कि अपने साहस, अपनी वैज्ञानिक क्षमता और हाँ, अपनी उम्मीदों को एक नई उड़ान दी थी। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ मिशन की कामयाबी नहीं थी, ये भारत की महत्वाकांक्षा, वो जो वैज्ञानिकों का सालों का परिश्रम था। हाँ। और 140 करोड़ लोगों की जो एक सामूहिक आशा थी, उसका प्रतीक बन गया वो दिन। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, चंद्रयान 1 तक। हाँ, शुरुआत वहीं से करनी होगी। ये वो मिशन था जिसने सही मायनों में दुनिया के सामने स्पेस में भारत की एक गंभीर दावेदारी पेश की। स्रोत कहता है ये भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, एक बड़ी छलांग। हाँ, और चंद्रयान 1 की सफलता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि हमने चांद तक एक ऑर्बिटर भेज दिया, वो तो था ही, पर इसकी असली गूंज तो तब सुनाई दी जब इसके एक इंस्ट्रूमेंट ने मून मिनरोलॉजी मापर, जिसे M3 कहते हैं, उसने चांद पर पानी के अणुओं H2O और हाइड्रोक्सिल यानी OH के निशान खोज निकाले। पानी के अणु। हाँ। और स्रोत इस खोज के महत्व पर बहुत जोर देता है, क्योंकि उस समय तक तो आम धारणा यही थी कि चांद बिल्कुल सूखा है। इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। पानी के अणु आज सुनने में शायद उतना क्रांतिकारी न लगे, पर उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। स्रोत इसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में क्या कहता है? सिर्फ पानी है, ये जानना ही काफी था। नहीं, इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा था। स्रोत बताता है कि M3 ने जिस तरह से इंफ्रारेड लाइट का विश्लेषण करके पानी के अणुओं की पुष्टि की, उसने भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक पूरी नई दिशा ही खोल दी। अच्छा, कैसे? देखिए, पहले वैज्ञानिक मानते थे कि अगर चांद पर पानी है भी, तो वो सिर्फ ध्रुवों के गड्ढों में, क्रेटर्स में, बर्फ के रूप में जमा होगा, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। हाँ, अंधेरे वाले हिस्से में। बिल्कुल। लेकिन चंद्रयान 1 ने दिखाया कि पानी के अणु चांद की सतह पर फैले हो सकते हैं, भले ही बहुत कम मात्रा में। इसने चांद के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के नए रास्ते खोले कि भाई ये पानी आया कहां से, ज्वालामुखी से निकला या धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के टक्कर से आया। और भविष्य के मिशनों के लिए इसके क्या मायने थे, आगे क्या? स्रोत के हिसाब से इसके मायने बहुत बड़े थे। अगर चांद पर, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में, उम्मीद से ज्यादा पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, तो सोचिए ये भविष्य के मानव मिशनों के लिए कितना कीमती संसाधन हो सकता है। हाँ, ये तो है। इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बना सकते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर रॉकेट फ्यूल भी। अरे वाह! तो चंद्रयान 1 की इस एक खोज ने चांद को सिर्फ एक वीरान खगोलीय पिंड से एक संभावित संसाधन केंद्र और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक अहम पड़ाव में बदल दिया। और हाँ, इसने भारत को ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक अहम जगह दिलाई। वाकई, एक मिशन और इतनी बड़ी खोज, इसने न सिर्फ भारत का कद बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया की चांद के प्रति समझ को ही बदल दिया। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में होता है, हर कदम पर सफलता मिले ये जरूरी नहीं। इसके बाद आया चंद्रयान 2। स्रोत इसे किस तरह देखता है? क्या ये एक असफलता थी? स्रोत इस बात पर बल देता है कि चंद्रयान 2 को सिर्फ लैंडिंग की विफलता के चश्मे से देखना शायद सही नहीं होगा। हाँ, वो जो विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग थी, वो योजना के अनुसार नहीं हो पाई, और वो मिशन का एक मुख्य उद्देश्य था, ये सच है। हाँ, वो तो था। लेकिन स्रोत इसे एक आंशिक सफलता और एक महत्वपूर्ण सीख के रूप में देखता है। देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से अंतरिक्ष अन्वेषण में विफलताएं उतनी ही जरूरी होती हैं जितनी सफलताएं। क्योंकि वो सिखाती हैं। हाँ, क्योंकि वो हमें सिखाती हैं कि क्या गलत हुआ और अगली बार कैसे बेहतर करना है। तो चंद्रयान 2 से क्या खास सबक मिले? स्रोत में कुछ जिक्र है इसका? हाँ, स्रोत बताता है कि लैंडिंग के जो आखिरी क्षण थे, उनमें जो गड़बड़ी हुई, उसके एनालिसिस से कई जरूरी टेक्निकल जानकारियां मिली।
जैसे थ्रस्ट को कंट्रोल करने वाले एल्गोरिथम, नेविगेशन सेंसर का प्रदर्शन कैसा रहा, ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर के लॉजिक में क्या मुद्दे थे, ये सब। अच्छा। और ये डेटा आगे के लिए बहुत कीमती साबित हुआ। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वो तो पूरी तरह सफल रहा। हाँ, वो तो अभी भी काम कर रहा है। बिल्कुल, और आज भी चांद की परिक्रमा करते हुए बेहतरीन वैज्ञानिक डेटा भेज रहा है। उसने चांद के नक्शे बनाने, वहां कौन से खनिज हैं पता लगाने और बाहरी वातावरण का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मिशन का एक बड़ा हिस्सा तो कामयाब रहा। स्रोत में दृढ़ता और सीखने की प्रक्रिया पर भी जोर है, खासकर चंद्रयान 2 के संदर्भ में। निश्चित रूप से स्रोत उन पलों का भी जिक्र करता है जब लैंडिंग सफल नहीं हुई। इसरो सेंटर में थोड़ी निराशा थी, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी था कि भाई हार नहीं माननी है। वैज्ञानिकों ने तुरंत डेटा का विश्लेषण शुरू किया, कमियों को पहचाना और अगले मिशन की तैयारी में जुट गए। ये वैज्ञानिक भावना का सच्चा प्रतीक है, गिरना, सीखना और फिर उठकर दुगनी ताकत से प्रयास करना। सही। स्रोत इसे इसरो के कार्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है, असफलताओं से सीखना और उन्हें भविष्य की सफलता की सीढ़ी बनाना। और इसी सीखने और दृढ़ता का नतीजा था चंद्रयान 3। स्रोत इस मिशन के बारे में बात करते हुए काफी उत्साहित लगता है। लगना भी चाहिए। वो पल जब भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना, वो शायद ही कोई भूल सकता है। बिल्कुल। स्रोत उन क्षणों का बड़ा जीवंत वर्णन करता है। कंट्रोल रूम में टीम की सांसें थमी हुई थीं, लैंडिंग के हर चरण की घोषणा पर तालियां बज रही थीं। हाँ, मुझे याद है वो माहौल। और जैसे ही विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक सतह को छुआ, पूरा देश जैसे जश्न में डूब गया। ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। और दक्षिणी ध्रुव पर उतरना वो अपने आप में एक चुनौती थी, है ना? बहुत बड़ी चुनौती। वहाँ का इलाका बेहद ऊबड़-खाबड़ है, बड़े-बड़े गड्ढे और पत्थर हैं और सूरज की रोशनी बहुत तिरछी पड़ती है, जिससे लंबी परछाइयाँ बनती हैं और लैंडिंग साइट चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्रोत क्या उन टेक्निकल सुधारों का जिक्र करता है जो चंद्रयान 2 के अनुभव के बाद चंद्रयान 3 में किए गए थे? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में कई जरूरी सुधार किए गए, जैसे लैंडिंग लेग्स को ज्यादा मजबूत बनाया गया ताकि थोड़ी उबड़-खाबड़ सतह पर भी टिक सके। अच्छा। नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम को बेहतर बनाया, उसमें नए सेंसर्स और बेहतर एल्गोरिदम डाले ताकि लैंडर अपनी पोजीशन का सही अंदाजा लगा सके और खतरों से बच सके। लैंडिंग साइट का एरिया भी बड़ा रखा गया था ताकि लैंडर के पास सुरक्षित जगह खोजने के लिए ज्यादा ऑप्शन हो। ये सब चंद्रयान 2 से मिले सबक का ही नतीजा था। और फिर लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर का बाहर आना। वो भी एक पल था। हाँ, वो भी एक यादगार पल था। विक्रम लैंडर के स्थिर होने के कुछ घंटों बाद प्रज्ञान रोवर रैंप से उतरकर चांद की सतह पर चला। स्रोत बताता है कि प्रज्ञान भले ही छोटा था, लेकिन उसमें कई महत्वपूर्ण उपकरण थे, जैसे वो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS। इनका क्या काम था? इनका काम था दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण करना, पता लगाना कि वहां कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, खासकर सल्फर जैसी चीजों की पुष्टि करना। विक्रम लैंडर पर भी कई पेलोड्स थे जो सतह का तापमान, वहां कोई भूकंपीय गतिविधि होती है या नहीं, और प्लाज्मा वातावरण का अध्ययन कर रहे थे। इस सफलता के गहरे मायने क्या थे? क्या सिर्फ पहला देश बनना ही अहम था या कुछ और भी? स्रोत के अनुसार ये सिर्फ पहला देश बनने की होड़ नहीं थी, ये भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन था। सफलतापूर्वक कर सकता है। चंद्रयान 3 की लागत कई दूसरे देशों के चंद्र मिशनों से काफी कम थी। हाँ, ये फ्रूगल इंजीनियरिंग वाली बात बहुत चर्चा में थी। बिल्कुल, ये किफायती इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण था। इसके अलावा ये सफलता देश के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी, उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। और जैसा स्रोत कहता है, ये हर भारतीय के लिए गर्व और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला क्षण था, एक एहसास कि हम भी दुनिया के अग्रणी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। स्रोत मानवीय पहलू पर भी ध्यान देता है। वो उल्टी गिनती की धड़कनें, वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत, पूरे